अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कट टू फिट का सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 38 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 38 जनाब शफीकुर रहमान साहब के सवानही खाका, उनके असलूबियाती फ़न और उसके साथ साथ उनका सफ़रनामा दजला के असलूबियाती और फ़ितरी नोयत की खसूसियात के हवाले से होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि शफीकुर रहमान साहब का असलूब कितना तख्लीकी है, उनकी तसनीफ़ में अंशा पर्दाजी के जोहर हकीकत में हैं, अगर हैं तो किस हद तक हैं, क्या वाकई ही उनका फ़न, खसूसियात और औसाफ सफ़रनामा निगारी पर पूरा उतरते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब लेक्चर नंबर 38। सबसे पहले हम शफीकुर रहमान साहब के सवानही खाका देखते हैं। शफीकुर रहमान 9 नवंबर 1920 को बहावलपुर के कस्बा रोहतक में पैदा हुए। तालीम हासिल करने के बाद पाक फ़ौज में मेजर जनरल रहे। 1952 में ट्रॉपिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट किया। 1980-85 तक पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन रहे। 19 मार्च 2000 में खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी फ़ौजी और सिविल खिदमात के नतीजे में सितारा इम्तियाज़ दिया गया। ये था जनाब शफीकुर रहमान साहब का सवानही खाका। उनके सवानही खाके को ज़ेरे बहस लाते हुए अगर मैं रोशनी डालूँ तो ऐसा शख्स जिसे ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल थे, जिसका मुशाहिदा बहुत वसी था, तबीयत में फ़ितरत में मिज़ाह, शोखी और ज़राफ़त के अनासिर रखता था। यही वजह है कि फ़ौज में होने के बावजूद, साइंस का तालिब इल्म होने के बावजूद अदब में ज़िंदा व जावेद नौयत का मकाम रखते हैं। और नाक़िदीन तो यहाँ तक कहते हैं कि कर्नल ख़ान मोहम्मद और पितरस ये दोनों मिज़ाह निगारी में अपनी मिसाल आप हैं। यानी कर्नल ख़ान मोहम्मद और पितरस के बाद अगर किसी का नाम मिज़ाह निगारी में लिया जाए तो वो शफीकुर रहमान साहब का है। तो ये था इनका असलूबियाती फ़न और इनका सवानही खाका। इनकी तसनीफ़ में अगर मैं बात करूँ तो उनकी सबसे पहली तसनीफ़ जो है वो किरणें हैं। ये तसनीफ़ किरणें जो हैं ये इन्होंने ये ज़माने तालिब इल्मी में ही मार्ज़ इशाअत में आ गई। पेशा वराना मसरूफ़ियात के बावजूद शफीकुर रहमान को हंसने और हंसाने का फ़न ऐसा महबूब था कि उन्होंने यके बाद दीगरे अपने दोस्तों और क़ारीन के लिए 11 तसानीफ़ सुपुर्द कलम कर दी। शफीकुर रहमान की अगर मैं दीगर तसानीफ़ का ज़िक्र करूँ तो उनमें हमाकतें और मज़ीद हमाकतें शामिल है। हमाकतें और मज़ीद हमाकतें एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम है, बहुत पूछा गया है। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आगे है शफीकुर रहमान साहब का असलूबियाती फ़न। शफीकुर रहमान के जो सबसे पहली सिफ़त है वो है किरदार निगारी। अगर किरदार निगारी की बात करूं और शफीकुर रहमान साहब का जो सफ़रनामा हमने पढ़ा है दजला को जहन में रखते हुए मैं किरदार निगारी की बात करूं तो शफीकुर रहमान साहब के साथ जो दजला में दो किरदार थे, एक उनका दोस्त और दूसरी आंसा यानी ट्रांसलेटर सानिया। तो शफीकुर रहमान ये जान चुके थे कि ये जो किरदार हैं ये अपनी बात को वाज़ा करने के लिए और सफ़रनामा में शगुफ्तगी को कायम व दायम रखने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इसी वजह से उन्होंने इन किरदार को चुना और हमने देखा कि इन किरदारों की बदौलत इस सफ़रनामे में कैसी चाशनी, शगुफ्तगी, शीरनी, शाइस्तगी और ज़राफ़त बरकरार रही। इनके अगर मैं उसलूब की दूसरी सिफ़त बयान करूं तो वो बेसाख्तगी और बर्जस्तगी है। बेसाख्तगी और बर्जस्तगी पहले भी बता चुका। इससे मुराद ये है कि अपनी तारीफ़ों के पुल ना बांधे जाएं, सीधे मुद्दे पर आया जाए, मज़मून की तारीफ़ ना बयान की जाए, अपनी तारीफ़ ना बयान की जाए। अगर दजला को ही जहन में रखते हुए मैं बात करूं तो दजला का आगाज़ कहाँ से होता है? दजला का आगाज़ करते हुए शफीक साहब कहते हैं, काहिरा पहुंचकर अपने दोस्त को टेलीफ़ोन किया। उसने नारा लगाया, कहाँ हो? मैंने बताया मिस्र में हूँ, बल्कि काहिरा में। बोला बस 1 मिनट पहुँचता हूँ, तुम कहीं इधर उधर मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। हमने देखा कि
سیدھا اپنی بات پر آئے ہیں، کوئی تعریفوں کے پل نہیں باندھے، نہ اپنے نہ مضامین کے۔ اگلی اگر میں صفت کی بات کروں تو جزیات نگاری ہے۔ جزیات نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ کی تحریر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنے والا واقعی طور پر اس چیز کو، اس شے کو، اس کیفیت کو، اس احساس کو محسوس کر لے، اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کوئی تحریر پڑھ رہا ہے جسے اسے نامکمل سا تعصب مل رہا ہے، بلکہ وہ یہ احساس کرے کہ واقعی جو اس تحریر کی صورت میں لفظوں میں لکھا ہوا ہے وہ صورتوں میں دیکھا یا بتایا یا سنا جا رہا ہے، اور ویسا ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگلی کیفیت ہے مزاح نگاری۔ مزاح نگاری یہ ہے کہ اگر تحریر کو پڑھا جائے، پڑھ کر چہرے پہ تبسم آ جائے، اور اگر تحریر کو مزید پڑھا جائے تو یہ تبسم قہقوں میں تبدیل ہو جائے، غم و علائم کو بھول جائیں، پریشانیوں کو بھول جائیں۔ اگلی خصوصیت ہے منظر نگاری، اور منظر نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تحریر میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا امیج آپ کے ذہن میں بن جائے۔ اگر جیسے دجلہ کی بات کروں تو اہرام مصر کی بات ہوئی تو اس کی ایسی خصوصیات بیان کی انہوں نے، پتھروں کے بارے میں بات کی، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا، اور تو اس سے ایک امیج ذہن میں بن جاتا ہے، تو یہ منظر نگاری ہے۔ اس کے بعد انسانی رویوں پر تنقید کی انہوں نے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ شفیق الرحمن کی جو پیدائش ہوئی تھی 1920 میں ہوئی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب ترقی پسند تحریکیں تھی، ایک ہی بات ہے گھما پھرا کے، تو اس دور میں تنقید کرتے تھے، تو اس وجہ سے ترقی ہوئی، لوگ سمجھنے لگے، شعور آیا اور معاشرے کی اصلاح ہوئی۔ یہ تھے جناب ان کے کچھ اسلوب، کچھ ان کے فن۔ آگے ایک ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے، آثار و سنادید، یہ سر سید احمد خان صاحب نے لکھی تھی۔ یہ تھا جناب شفیق الرحمن صاحب، لیکچر نمبر 38۔ لیکچر نمبر 38 میں جو سوال بن سکتے ہیں وہ شفیق الرحمن صاحب کے دجلہ، سفر نامہ دجلہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے واضح کریں کہ وہ ایک اچھے مزاح نگار تھے، اور اس کے علاوہ جو اس میں بن سکتا ہے شفیق الرحمن صاحب کی جو تصانیف ہے ان کا پوچھا جا سکتا ہے، ان کو کون کون سے ایوارڈ ملے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ تھا لیکچر 38، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے چینل کو پروموٹ کیجیے، تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ہمارا جذبہ یوں ہی شرشار رہے۔ اچھا جناب، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔